बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर। इसमें आतिफ वक्कास और ये हमारा सेकेंड ईयर फिजिक्स की चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन की कि किस तरह लाइंस के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। हम मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करेंगे, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, अगर वो आइसोलेटेड पड़े हो। हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इस पर बात की थी, आज थोड़ा सा इसको मज़ीद देखेंगे कि उसमें जब फील्ड यूनिफॉर्म होगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल फोर्स जो होगी तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो है चार्ज प्लेट सामने सामने हो तो उनकी प्लेट्स फील्ड कैसे होती है, तो डिफरेंट केसेस देखेंगे। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन की बात करेंगे, पॉइंट चार्जेस की। अगर वो सिंगल पॉइंट चार्ज हो तो उसकी एक एग्जांपल मैं लूँगा इन सारे केसेस की जो आपको मैंने लिखे हैं, यानी सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला ऑलरेडी आप डिराइव कर चुके हैं प्रीवियसली, तो उस पर एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम दो पॉइंट चार्जेस अगर पढ़े हों, चूँकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। पहले ये देखेंगे कि अगर उनके साइन सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब उसकी फील्ड क्या होगी। उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के एलांग डिफरेंट पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जी अगर हमारे पास वो डिफरेंट साइन के हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम एन डिफरेंट पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे कि अगर दो से ज़्यादा हो तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होती है, वो डिस्कस करेंगे। और एंड में हम बात करेंगे किसी मेटालिक स्फीयर जो कि चार्ज किया गया है, उसकी वजह से डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी इसके मुतालिक जो है एक एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, हम वो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, दैट इज एग्जांपल 11.3। सो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है, जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव है और ये आइसोलेटेड पड़ा हुआ है, इसके पड़ोस में कोई भी जो है और चार्जेस वगैरह नहीं पड़े हुए, तो इसको हम कैसे देखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखें, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकली होती है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जितना हम चार्ज के करीब जाते हैं वो फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हैं। यहाँ पे इस रीजन में अगर आप देखें, लेट मी शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इस रीजन में डायरेक्शन तो फील्ड की आउटवर्ड होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बाहर की तरफ होती है। यहाँ पे ये बात मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप देखें इस रीजन में, लेट मी चेंज द कलर, इस रीजन में ज़रा आप देखें ना तो फील्ड लाइंस जो है आपस में करीब करीब है। लेकिन जब आप इधर बात करें तो जब हम सोर्स से दूर जाते हैं तो फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। तो प्रेजेंटेशन ये है कि जब हम फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर हम उनको करीब करीब बनाते हैं तो इसका मतलब होगा कि फील्ड स्ट्रांग है, और अगर हम उनको दूर दूर बनाएंगे तो इसका मतलब होगा कि फील्ड वहाँ पर वीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के करीब ऑब्वियसली आप जानते हैं कि फील्ड जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। और ये ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड भी ऐसे है, और बिल्कुल इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इसी तरह है। अगर हम किसी स्टार की इंटेंसिटी की बात करें कि वहाँ से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं तो वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। और हमने चूंकि प्रीवियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ की बात नहीं की थी, तो बेहतर है कि आज हम इसके ग्राफ की भी बात कर लें, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन फ़िलहाल चूंकि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था, तो पॉजिटिव की फील्ड लाइंस बाहर को निकली होती है, आप ऑलरेडी जानते थे। लेकिन ये आप याद रखें कि फील्ड लाइंस करीब करीब हो, फील्ड स्ट्रांग होगी, फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, फील्ड वीक होगी। इसके बाद अब अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस दफ़ा मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं इस दफ़ा बात करूं किसी नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस जो है टुवर्ड्स द चार्ज होती है। और इसका भी वही केस है कि जी अगर हम करीब देखेंगे, चार्ज के करीब देखेंगे तो ये आपस में क्लोज होंगी, और चार्ज से जितना दूर जाएंगे ये इनके दरमियान भी फासला बढ़ेगा। इट मीन्स कि जब फील्ड लाइंस आपस में करीब करीब होंगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, दूर होगी तो
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। अब अगर मैं दो चार्जेस की बात करूं, एक नहीं है दो है, अब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तब सिचुएशन ये होती है कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस ऐसे इमर्ज होती हैं, पॉजिटिव से बाहर जाती है, नेगेटिव के अंदर जाती है। ठीक है, ये इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइपोल। इसमें दो पोल्स हैं, ठीक है, डाइपोल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कमाल है कि इसमें मोनोपोल होता है। इस तरह आगे हम मैग्नेटिज्म में जब देखेंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेट्स हमेशा डाइपोल होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डाइपोल्स होते हैं। तो वो इस तरह होते हैं कि पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव के अंदर जाती है। फिर हर डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट होती है। डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर है, और उस वेक्टर की अगर मैं यहाँ पर वो वेक्टर शो करूँ तो वो वेक्टर इस तरह होता है, अंदर जो है वो इस तरह होता है। उस वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है। तो लेकिन वो जब हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे कैपेसिटर के केस में, वहाँ पर डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि जी डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, दैट इज क्यू मल्टी। ये अगर सेपरेशन इन दोनों के दरमियान डी है तो फिर डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड ये है क्यू डी। अगर उसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी पॉजिटिव से बाहर को निकली होती है। सो दैट इज़ द वेक्टर, बट आमतौर पर हम उसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसको बाद में डिटेल्स में देखेंगे। आज चूँकि डाइपोल की फील्ड आपने देख ली किस तरह होती है, इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास दो पॉइंट चार्ज अगर इस दफ़ा हो और वो दोनों पॉइंट चार्ज इस तरह हो कि दोनों सेम चार्जेस हो, लेकिन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पहले मैं इनको दोनों को पॉजिटिव एज्यूम कर लूँ, नेगेटिव भी इसको कह सकते हैं, लेकिन दोनों अब सेम है, तो उनकी फील्ड लाइंस इस तरह होंगी कि चूँकि फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। पॉजिटिव की फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, ये सारी आउटवर्ड जा रही हैं, लेकिन अगर मैं इस चार्ज की फील्ड की बात करूं तो वो इस तरह से होगी, दे वुड नेवर इंटरसेक्ट। क्लियर? तो ये बात आपको याद रहे। इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उसका तरीका हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस केस में जब वो डिफरेंट साइन के हो और सेम साइन के वो दोनों हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी इस तरह होगी। फिर अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन देखें जहां पर हमारे पास दो प्लेट्स हो, फॉर एग्जांपल अगर दो चार्ज प्लेट्स हैं, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, और अपोजिटली चार्ज है, ठीक है, अगर वो अपोजिटली चार्ज है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जी उनके दरमियान फील्ड कैसे होगी, तो वो फील्ड दरमियान में तो ठीक है वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये है कि दो फील्ड लाइंस के दरमियान सेपरेशन थ्रू आउट एक जैसी हो, और तब हम इस तरह की फील्ड को यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। लेकिन किनारों पे अगर ये इस तरह है, नॉट इनफाइनाइट हो, अगर प्लेट्स जो है, ये जो चार्ज प्लेट्स हैं, ये इनफाइनाइट ना हो तो किनारों पे क्या होगी, बल्जिंग होगी, इस तरह से होगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बल्जिंग फील्ड। तो ये बात याद रही किनारों। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म है, अगर वो फील्ड इस तरह है कि इनफाइनाइट शीट्स हैं, अगर शीट्स इनफाइनाइट है या इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, इनफाइनाइट से मतलब ये है कि उनका एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वो बल्जिंग को हम फिर इग्नोर कर सकते हैं। वो बल्जिंग इस तरह से होगी कि बिल्कुल आप इसको एज्यूम ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो है ये कहाँ तक एक्सटेंड हुई है, ये भी कहाँ तक है, जैसे कि मैंने कहा कि ये इनफाइनाइट है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था रिगार्डिंग द फील्ड
तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं इनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बाकी चीज़ों की तरफ। चूँकि यहाँ पे मैं बात कर चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो इफ़ यू वांट टू लुक एट द ग्राफ किस तरह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस चीज़ के साथ ग्राफ मैं देखना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ। तो पहले ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, ठीक है, एंड लेट मी कॉल दिस वन इज आर, दिस इज ई एंड हियर इट इज आर। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी फील्ड ऐसे होगी, that is because E obeys inverse square law. And similarly, if you directly want to calculate the electric field with 1 by r square, अगर आप उसका 1 by r square के साथ ग्राफ देखें डायरेक्टली तो वो इस तरह होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 by r square लिखूँ, यहाँ पर E लिखूँ, तो वो ग्राफ क्या होगा? Let me change the color. That graph would be a straight line like this. That is when this is 1 by r square, here it is r, so it's a inverse square law, so its graph is like this. So these are few things about the presentation and then the graph of electric field. Now we move to the calculation of electric field due to different situations. One of them is a single isolated charge. Let me yes, तो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए आप जानते हैं फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको चार्ज मालूम हो, के आपको ऑलरेडी मालूम है, आर मालूम है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी कैलकुलेट इट फॉर अ चार्ज। आई हैव अ चार्ज फॉर एग्जांपल 10 माइक्रो कूलोम्स एंड आमतौर पे हम चार्ज को माइक्रो कूलोम्स में या नैनो कूलोम्स में लेते हैं क्योंकि कूलम बहुत ज़्यादा अमाउंट है चार्ज की। सो इट इज़ 10 × 10⁻⁻⁶ कूलोम्स, ये हमें चार्ज गिवन है। आर लेट सपोज हमारे पास 1 मीटर है, आमतौर पर ये भी सेंटीमीटर्स में गिवन होता है, देन वी नीड टू कन्वर्ट इट टू मीटर्स। एंड के की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले में जस्ट सब्स्टिट्यूशन कर लें एंड यू गेट द रिजल्ट। दिस इज फॉर सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू मोर डिटेल्स, बट I would move to the second part of this topic. That is because it is important to know that how to calculate electric field intensity due to several point charges. There are two and they are having same signs. What would we do? ये बड़ा important है, आपको मालूम होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये आप कर सकेंगे, तो इसमें मज़ीद ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। मैं इस दूसरे की बात कर, 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उनके पहले सेम साइन एज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक इनको मैं डाल दूँ, ये आप कर सकेंगे खुद। अब अगर मैं देखूँ ये सिचुएशन, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर मैं 2 चार्जेस रख लेता हूँ। एक चार्ज जो है, लेट मी द कलर, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है और इसके ये भी फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पहले मैं इन दोनों को सेम एज्यूम कर लेता हूँ। 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ये मैं इस दूसरे केस की बात करूँ, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सेम साइन है, आपको नज़र आ रहा है। अब इस लाइन के ऊपर मैंने ये नहीं कहा कि उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, एक का मैग्नीट्यूड Q1 है और एक का मैग्नीट्यूड Q2 है। अगर मैं ये कहूँ पहला केस इसमें कि Q1 और Q2 सेम है, अगर Q1 और Q2 सेम है, उन दोनों चार्जेस का साइन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि बिल्कुल उनके मिड पॉइंट, दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इधर होगी, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इधर होगी। अगर आप इन दोनों का वेक्टर सम लें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ जाएगी कि E इज़ 0। कहाँ पर? मिड पे। 2 पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, इट इज़ द ट्रू फॉर बोथ इफ बोथ आर नेगेटिव। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि ये जो है
लेट मी इरेज दिस। इस दफ़ा अगर मैं ये कहूँ कि जी ये इस तरह है, दोनों एक उन दोनों में से दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, तो तब भी यही सिचुएशन होगी। आपने ये याद रखना है कि चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो इनके इस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट या जीरो पॉइंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बट ये तब होगा मैग्नीट्यूड भी सेम हो और साइन भी सेम हो, Q1 और Q2 आपस में सेम हो, तो उनके मिडल में जीरो होता है। लेकिन एक दूसरा केस हो सकता है कि इफ दे आर नॉट सेम, Q1 is not equal to Q2, then the null point, ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम नहीं है, एंड दूसरा साइन उनके सेम है, क्योंकि अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो फिर तो इनके दरमियान 0 पॉइंट हो ही नहीं सकता। मैंने ये इज्यूम किया है कि साइन उनके सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो द नल पॉइंट, साइन दोनों के सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो द नल पॉइंट इज क्लोजर टू व्हाट, टू द स्मॉलर चार्ज। तो नल पॉइंट स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। अक्सर ये होता है कि इस तरह की सिचुएशन में आपसे ये पूछा गया होता है कि जी आप इस पॉइंट पे, वो कहते हैं कि ये 0 पॉइंट है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बताएं। अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ये है तो तरीका ये होता है कि आपने नल पॉइंट पर एट नल पॉइंट, ये हमेशा आप कह सकते हैं कि एट नल पॉइंट, लेट मी चेंज इट a bit, at null point आप ये हमेशा कह सकते हैं कि E1 is equal to E2, और अगर ये दोनों सेम है तो उनको यूज करते हुए आप डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसी चीज को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसी चीज को K Q1 by R1 square that is equal to K Q2 by R2 square. And if I rearrange this expression, I can write Q1 by Q2 that is equal to, let me move it here, Q1 by Q2 that is equal to R1 by R2, but here I will be having square. So ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर अगर उनके साइन डिफरेंट हो, let's suppose I change the situation a bit and then I assume that the charges have different sign. One is positive and the other is negative. Then there is once again at midpoint क्या होगा, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से अवे होगा, नेगेटिव की तरफ होगा। तो यहाँ पर E जो होगा यानी टोटल E that would be 2E, क्योंकि इसकी वजह से भी E होगा KQ by R square, और इसकी वजह से भी E होगा that would be KQ by R square। बट इस दफ़ा मैं उन दोनों को ऐड करूँगा। ऐड करने का रीज़न ये है कि इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो राइट साइड पे होगा, इसका भी यूनिट वेक्टर जो है वो राइट साइड पे होगा, इसलिए मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप ये बात याद रखें कि जब भी दो अपोजिट जो है चार्जेस पड़े हों और दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो तो उनके मिडल पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर देना है, और आपने यूँ लिख लेना है यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि दिस मल्टीप्लाइड विथ 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये R एक से डिस्टेंस है उस पॉइंट तक, यहाँ पर R का स्क्वायर होगा। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर अगर सिचुएशन ये हो जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि n पॉइंट चार्जेस हैं, तो n पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर एग्जांपल एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। कभी कभी कहा जाता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 कोनों पे पड़े हैं, तो ये सिचुएशन होती है। फिर कभी कभी कहता है कि जी किसी रेक्टेंगल के जो है 4 मुख्तलिफ साइड्स पे वो पड़ा है,
फॉर एग्जांपल इस तरह की सिचुएशन दी गई होती और वो कहते हैं कि चारों कॉर्नर्स पे जो है चार्जेस पड़े हैं, उनका मैग्नीट्यूड गिवन होता है और आपसे उनमें से किसी एक का पूछा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 5 कूलम्स है। 5 कूलम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन चलो अज्यूम कर लेते हैं 5 कूलम है। और अगर कहा जाए कि मिड पॉइंट 0 है तो फिर ये वाला ऑटोमेटिकली आप अज्यूम कर लें कि ये भी 5 कूलम है, क्योंकि जाहिर है इसकी वजह से, जैसे अगर मैं थोड़े से कलर्स चेंज कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक जो फील्ड, एक मिनट, यहाँ से जो फील्ड है वो इस तरफ है, इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड इस तरफ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ से एक फील्ड इस तरफ है, यहाँ से एक फील्ड इधर होनी चाहिए। अब उसने अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिया लेकिन इतना तो कहा है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हमें ऑटोमेटिकली ये समझ जाना चाहिए कि जी यहाँ भी उतना ही चार्ज होगा जितना यहाँ पे है, ताकि वो दोनों एक जैसे इंटेंसिटीज यहाँ पर प्रोड्यूस करें और वो एक दूसरे को कैंसिल कर सके। इस केस में क्या होता है, इसमें भी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ पर भी वंस अगेन आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे टोटल चाहिए, यहाँ पे चाहिए, जहाँ पे भी चाहिए, हम उन सब का वेक्टर सम लेंगे, यानी क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, दैट इज n चार्जेस हैं तो ये E टोटल जो होगा दैट वुड बी E1 E2 अप टू En, उन सब का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम कैलकुलेट करने के लिए हमें जाहिर है हम उनको रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में, x कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करते हैं, y कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करते हैं और फिर उनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट एंड एडिंग इट टू द स्क्वायर ऑफ y कंपोनेंट एंड देन टेकिंग देयर जो है स्क्वायर रूट, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। इस तरीके से ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर, इससे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंगली हम डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट इनवर्स ey डिवाइडेड बाई ex। सो इस तरीके से हम n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखें, ये एक एग्जांपल है आपकी बुक में, एक स्फीयर दिया गया है और इस स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मांगी है और उधर भी मांगा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफॉर्मेशन सारी गिवन है, क्यों दिया गया है चार्ज, फिर आपको जो है चार्ज गिवन है और अगर E पे फाइंड करना है तो फार्मूला तो ये है कि Q डिवाइडेड बाई RA स्क्वायर। RA मालूम है क्या है, यहाँ से O से A तक का जो डिस्टेंस है, तो ये RA स्क्वायर है और OA हमारे पास चूँकि उसने डायमीटर दिया है, डायमीटर को हाफ कर लें हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो सेंटर से वहाँ तक का डिस्टेंस RA है, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे। K आपको मालूम है 9 × 10⁻⁹। दूसरा जो है Q आपको मालूम है 60, लेकिन ये माइक्रो में है तो 10⁻⁻⁶ लाजमी लिखना है। K Q ये ऊपर हो गया। अब नीचे R स्क्वायर है, R आपने फाइंड कर लिया है, इस केस में RA की बात होगी, दैट इज RA, और उस दूसरे के लिए फिर हम क्या लेंगे, दैट वुड बी RB। तो RA जो है OA है, OA हमें मालूम है 20 है, लेकिन ये सेंटीमीटर्स में है, इसलिए 10⁻⁻² लिखेंगे। इसके ऊपर स्क्वायर भी है, स्क्वायर लिखूंगा, बाकी आप अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर दूसरा पार्ट में सॉल्व करूं तो B क्या होगा, पॉइंट B के ऊपर K वही है, Q वही है, न फील्ड चेंज की गई है, सराउंडिंग चेंज की गई है कि K की वैल्यू चेंज हो, न चार्ज चेंज किया गया है, स्फीयर पे उतना ही चार्ज है। क्या चेंज किया गया है, सिर्फ वहाँ तक का डिस्टेंस डिफरेंट है। तो RB इस दफ़ा पुट करना है, आपने क्या करना है, सेम वैल्यूज, सॉरी यहाँ पे 60 था, 60 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 20 की बजाय इस दफ़ा मैं 60 पुट करूँगा। O से B तक RB है, इसलिए मैं 60, लेकिन सेंटीमीटर्स में है 10⁻² लिखूंगा और उसका स्क्वायर लिखूंगा। वंस अगेन यू नीड टू कैलकुलेट इट यूजिंग योर कैलकुलेटर, और मैं
इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह अमान के वसे।